नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक शर्मा है एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फोर मेजर आर्टिकल। पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एक आर्टिकल है हमारा। विकसित भारत शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड आर्टिकल में। थर्ड आर्टिकल में हाई कोर्ट के जज की रेजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में हम खाप पंचायत के बारे में बात। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए, अभी तक क्लाइमेट चेंज को एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम समझा जाता था, बट अभी ये बात ऐसी नहीं रही है। कहीं ना कहीं इसका पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी एक मेजर असर देखने को मिल सकता है। जैसे एक्सट्रीम हीट में लोगों को डिहाइड्रेशन हो सकती है, साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वेक्टर बॉर्न डिजीज जो मच्छर है उनसे जो बीमारियां होती हैं वो और ज़्यादा फैलेंगी। वाटर बॉर्न डिजीज जैसे टाइफाइड, फ्लोरा वगैरह ये भी इंक्रीज होगा। एयर क्वालिटी डिप्लीट करेगी बिकॉज आप जितना ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा एसी चलाएंगे एंड इससे ग्रीन हाउस गैस की एमिशन और ज़्यादा इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन की वजह से। साथ के साथ जो एलर्जेंस हैं वो भी ज़्यादा फैलेंगे तो लोगों को रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये भी ऐसी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, जैसे लाइवलीहुड लॉस की वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो एंग्जाइटी जैसे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं एंड हेल्थ केयर इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन हो सकता है। एंड इकोनॉमिक वाइज बात की जाए तो लेबर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो कहते हैं कि भाई ये एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, ये थ्रेट जो आपका है ये मल्टी डिमेंशनल है। तो कहते हैं कि भाई ये थ्रेट को कैसे हम ठीक करें और सबसे पहले क्या मेजर इश्यूज है इसे समझिए। तो डिजीज की ज्योग्राफी चेंज हो रही है। जैसे मच्छर पहले गर्म एरिया में आपको देखने को मिलते थे, बट अब शिमला, जम्मू कश्मीर ऐसे एरिया में भी देखने को मिल रहे हैं। तो डेंगू मलेरिया आपका इंक्रीज होगा। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीज का बर्डन इंक्रीज होगा। कम्युनिकेबल कैसे? जैसे लेट्स से जहां पर पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो वहां पे आपके जैसे क्लोरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ऐसी बीमारियां इंक्रीज होंगी। दूसरी तरफ नॉन कम्युनिकेबल की बात की जाए तो कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होना ये काफी कॉमन हो सकता है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, इनके एक अप्रोक्सीमेटली डाटा के अकॉर्डिंगली 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज होता है तो 160 बिलियन लेबर आवर्स आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा। तो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो स्ट्रेस होगा ही होगा, क्योंकि साइक्लोन्स और जो नेचुरल डिजास्टर्स है इसकी वजह से। तो कहते हैं इसमें मार्जिनल कम्युनिटी के ऊपर सबसे ज्यादा आपका असर पड़ेगा, खासकर वो जो रूरल एरिया में रह रहे हैं या खासकर वो जो इनफॉर्मल सेक्टर में आपको देखने को मिलते हैं। अब कहते हैं जेंडर और एज के हिसाब से भी असर होगा। जैसे वुमेन के ऊपर असर होगा, या आप कह सकते हो बच्चों के ऊपर असर होगा, या एल्डरलीज के ऊपर भी काफी अच्छा खासा असर रहेगा। तो कहते हैं हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तो ले ही रखा है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की। हीट एक्शन प्लान भी हमने स्टार्ट किया, जहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स के ऊपर हमारा फोकस है। एंड साथ के साथ स्टेट लेवल एक्शन प्लान के ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर स्टेट अपने अकॉर्डिंगली लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को डिज़ाइन कर सके। कहते हैं अभी डाटा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है लोकल लेवल पे, और जो आपके अलग अलग सिस्टम्स हैं उनको आपस में लिंक कीजिए। वेदर इवेंट्स और हेल्थ की आउटकम को आपस में लिंक करेंगे तो बेटर स्ट्रैटेजी हम बिल्ड कर पाएंगे। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए। जो फंडिंग है उसको आप मिटिगेशन और अडेप्टेशन, मतलब मिटिगेशन के ऊपर कम और अडेप्टेशन के ऊपर ज़्यादा अभी फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं विकसित भारत की। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, इसमें हमने फोकस किया है कि भाई 2035 तक हम ग्रॉस इनरोलमेंट को कहां तक पहुंचा देंगे, 50% तक। अब इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट एक क्या कर रही है, बिल लेके आई। अब इस बिल को अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया ताकि इसकी स्क्रूटनाइज अच्छे से कर सके। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात करें तो एंट्री 66 में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है ये, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो मेजरली आपकी नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को हैंडल करता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये आपकी टेक्निकल एजुकेशन को हैंडल करता है एंड मैनेजमेंट को हैंडल करता है। फिर कुछ प्रोफेशनल बोर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, बार काउंसिल हो गया, आपका मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, एंड ऐसे ही आपको और भी अदर इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं। बट इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये वर्क साइलॉस में करते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको ओवर रेगुलेशन एंड अंडर गवर्नेंस देखने को मिलती है। फंडिंग भी प्रॉपर नहीं है, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन है, एंड जो रेगुलेशन है फ्रेगमेंटेड होने की वजह से क्वालिटी आपकी वेरी करती है।
तो कहते हैं अब यहाँ पे गवर्नमेंट इसको चेंज करके 4 अलग-अलग चीजें बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन, फिर आपका नेशनल एग्रीगेशन काउंसिल, देन हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल एंड यहाँ पे जनरल एजुकेशन काउंसिल। कहते हैं कि भी एक पहला जो है ये आपके रेगुलेट करेगा, दूसरा आपके ग्रांट प्रोवाइड ग्रेडिंग प्रोवाइड करेगा इंस्टीट्यूशन को, तीसरा ग्रांट और फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड को बिल्ड करेगा चौथा। तो ये 4 चीजें आएंगी। अब स्टेट इसमें कह रही है कि भाई नहीं, ये तो आप ओवर सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच है, जो आपको जो एंट्री 66 में पावर देगी आप उसको एक्सेस में यूज कर रहे हो। इसमें इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, ब्यूरोक्रेटिक जो आपकी लाइक प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आप डिलेज वगैरह जो देखते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो IITs, IIMs और जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा आपका इम्पेक्ट पड़ेगा। फिर कहते हैं जो मार्जिनल स्टेट हैं उनके कहीं ना कहीं आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, साथ के साथ निगलेक्ट किया सोशल जस्टिस, जहाँ पर SC ST OBCs को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने की बात नहीं है इसमें प्राइवेट कॉलेजेस में। एंड ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के ऊपर आपका ज्यादा फोकस है रादर देन प्रिस्क्रिप्टिव, आप डेलिबरेटिव रेगुलेशन के ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर एंड स्टेट की, तो साथ में हमें मिलके काम करने की जरूरत है एंड एक होलिस्टिक एक अप्रोच लेके चलने की जरूरत है, जहां पर आउटकम बेस्ड नहीं, हम यहाँ पर इम्पैक्ट सेंट्रिक चीजों के ऊपर फोकस करें। कहते हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो कहते हैं लेजिस्लेटिव कंसेंसस बिल्ड करो, स्टूडेंट टीचर जो भी स्टेक होल्डर, सेंटर स्टेट सबको आप एक साथ लेके आओ, फेडरल कॉपरेशन को इंप्रूव करो, स्टेट गवर्नमेंट को उनकी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करो यहाँ पे, एंड पब्लिक फंडिंग कमेटी बनाओ जिसमें सेंटर स्टेट और वेरियस स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन आपका रहे। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है मेंस का और ये आपका प्रीलिम्स का। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के जज के रेजिग्नेशन के बारे में। तो अनफेयर प्रोसीडिंग्स की वजह से अभी जो हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा जी, जस्टिस यशवंत वर्मा जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया। फिलहाल इलाहाबाद कोर्ट में ये पोस्टेड थे, तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है प्रेसिडेंट को। अब देखना ही है कि इसको एक्सेप्ट करते हैं प्रेसिडेंट या नहीं। तो अगर हम बात करें कैसे एक जज को अपॉइंट किया जाता है, प्रपोजल सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट भेजते हैं और इनको कंसल्ट करना होता है अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ। फिर ये जाता है रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर के पास, जो कि गवर्नर को एडवाइस करते हैं, और ये लॉ मिनिस्टर को आपके आगे प्रपोजल भेजते हैं। अब जो लॉ मिनिस्टर हैं ये आगे सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जहां पर CJI और 2 सीनियर मोस्ट जजेस इसके ऊपर डिसाइड करते हैं, और ये अप्रूवल को वापस भेजते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं एंड प्रेसिडेंट फिर इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपॉइंट करते हैं। तो ज्यादातर अगर हम बात करें हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए 10 साल का जुडिशियल ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या वो एडवोकेट हो हाई कोर्ट, या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट में भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट में 10 साल के लिए। तो यहाँ पे एक आ जाता है कि एज ऑफ रिटायरमेंट तो 62 है, गवर्नर और दिलाते हैं एंड अडॉक जजेस को आपके अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बट इससे पहले उन्हें प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी होगी अगर बैकलॉग को दूर करना है तो कहते हैं जुडिशियल रिमूवल क्या होता है, जहां पे हायर जुडिशियल के ऑफिशियल को रिमूव किया जाता है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया, 217 और 18 में हाई कोर्ट के बारे में। तो कहीं ना कहीं इंक्वायरी के बारे में भी यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। अब यहाँ पे 2 ही प्रोविजन है जिसके बेसिस पे इन्हें हटा सकते हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट आपके कर सकते हैं, जो अपॉइंट करती है अथॉरिटी वही रिमूव कर सकती है। तो कहते हैं कि भी सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी इसको स्पीकर की अनुमति से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो मोशन को। अब यहाँ पे ये स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर है कि वो इसे एडमिट करेंगे या रिफ्यूज करेंगे। अब अगर लेट्स से एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद 3 मेंबर की एक कमेटी बनेगी जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस हो सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट के, एंड एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। अगर गिल्टी पाए गए तो उसके बाद वापस से ये लोकसभा में जाएगा बिल, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के बाद ही ये बिल आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग के बाद ही ये पास हो सकता है, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि भी देखो जुडिशियल इंटीग्रिटी के ऊपर इससे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। इनके घर से, जस्टिस वर्मा के घर से आपको फोन करेंसी मिली थी और यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, तो अनफेयर प्रोसीडिंग की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं रिजाइन किया।
बट बात ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सीरियस क्वेश्चन है इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का, कि भाई एक जुडिशियल ऑफिसर के घर से अगर करेंसी मिली है तो उसको सजा यहाँ पे मिलनी चाहिए थी। अब अकाउंटेबिलिटी का गैप कैसे है यहाँ पे, कि भाई देखो पब्लिक की फाइनल वर्डिक्ट आने से पहले यहाँ पर इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो ये सारी जो आप ये कह सकते हो कि जो अभी तक इंक्वायरी चल रही थी वो सारी ठप हो जाएगी, अब आगे प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का चेक एंड बैलेंसेस आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड इसी वजह से कहा जाता है कि भाई अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा बेटर करने की जरूरत है, जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल आना चाहिए एंड टाइमली इंक्वायरी को कंप्लीट करना चाहिए एंड पर्सन की रेजिग्नेशन के बाद भी इवन इस इंक्वायरी को प्रोसीड करना चाहिए। तो अब बात करते हैं सोशल बाइकआउट की। खाप पंचायत आप शायद जानते हो, मेरे हरियाणा में तो काफी कॉमन है। तो देखिए खाप पंचायत क्या होती है, एक आप कह सकते हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, क्योंकि जैसे ग्राम पंचायत मिलकर बनाती है, कास्ट क्लैन के बेस पे होती है। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज गोत्र से रहता हूँ, जन्मा हूँ, तो भाई मेरे गोत्र की एक अलग आप ये कह सकते हो कि खाप पंचायत होगी। तो ये इस तरह से काम करते हैं, ज्यादातर प्रोमिनेंट राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में आपको ये देखने को मिलती है। अब ये कई बार आपके दिक्कत यानी आर्बिट्री ऑर्डर प्लेस कर देती है कि भाई किसी का भी हुक्का पानी बंद कर दिया। अब हुक्का पानी जनरली किस केस में होता है, जैसे सेम गोत्र में मैरिज हो जाए या ड्रेस कोड की वजह से, तो इस वजह से कई बार आप ये कह सकते हो कि ये हुक्का पानी बंद कर देते हैं। बट कहते हैं कि भाई ये अगर हिस्टोरिकल अगर हम इनका कंटेक्स्ट देखें तो ये जस्टिस बहुत जल्दी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो दो घरों के बीच में, कोई भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे लेकिन इनके ऑर्डर से रूल ऑफ लॉ खत्म होता है। क्यों? क्योंकि ये कोई कोर्ट नहीं है, पैरेलल कोर्ट का काम कर रहे हैं, तो जो कि रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाता है। फंडामेंटल राइट, हुक्का पानी बंद करने का मतलब क्या होता है भाई? राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी सभी को है, आर्टिकल 21। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। एंड पर्सनल फ्रीडम को भी ये पनिश करते हैं। जैसे आप किससे शादी करें, अगर आपने अपनी पसंद की महिला से शादी कर ली या पुरुष से शादी कर ली, तो आपका हुक्का पानी बंद हो सकता है यहाँ पे। एंड इवन एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है वो भी इनको फेवर करती है। क्यों? क्योंकि कई बारी आपको ये देखने को मिलता है वोट बैंक पॉलिटिक्स या सोशल कोहेजन को रोकने के लिए। तो कहते हैं कि भाई देखो, हमें इस रूलिंग से एक बात तो समझ में आती है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं लिबर्टी को एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को हम फिक्स कर रहे हैं, जहाँ पे आप ये कह दीजिए कि एडिशनल एसपी रैंक के पर्सन को यहाँ पे इस चीज की जिम्मेवारी दी गई है। एक टाइमलाइन होगी 90 दिन की, जिसके बीच में एक कानून बनाया जाएगा। तो कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को आपको यहाँ पे बनाने की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट को। एंड कोर्ट ने आर्ग्यू किया कि भाई आप महाराष्ट्र जैसा पैटर्न सेम अपना सकते हैं। तो यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर आप इसको सिरे से ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका PYQ है, प्लीज इसको एक बार अटेम्प्ट कर लेना। आज के डिस्कशन में इतना ही था, धन्यवाद।